APJ Abdul Kalam passed away today in Shillong. He was 84. 27 जुलाई 2015 शाम का वक्त था। IIM शिलोंग का ऑडिटोरियम स्टूडेंट से पूरा फुल था। हर कोई एक ऐसे इंसान को सुनने आया था जिसे पूरा देश आज भी प्यार करता है। स्टेज पर खड़े थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 83 साल की एज में भी उसकी एनर्जी किसी यंग प्रोफेसर से कम नहीं लग रही थी। उनका टॉपिक था क्रिएटिंग ए लाइवेबल प्लेनेट अर्थ। वो स्टूडेंट से कह रहे थे कि फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट या साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे, फ्यूचर बनाओगे तुम। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद अचानक उसकी आवाज रुक गई। वह स्टेज पर ही गिर पड़े। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। स्टूडेंट और टीचर्स तुरंत उसके पास भागे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन कुछ देर बाद एक खबर आई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं खोया था, इंडिया ने अपना फेवरेट टीचर खो दिया था। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और एक ऐसा लीडर जिसे लाखों स्टूडेंट के अंदर सपने जगाए। आज भी जब उसका नाम लिया जाता है तो लोग उन्हें सिर्फ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी याद करते हैं। लेकिन सवाल ये है, एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम का एक सिंपल सा लड़का जो बचपन में न्यूज़पेपर बेचकर अपनी फैमिली की हेल्प करता था, वह इंडिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट कैसे बन गया? कैसे उसने इंडिया के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम को बदल दिया? कैसे वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया? और सबसे बड़ी बात, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें दूसरे लीडर और साइंटिस्ट से अलग बनाती है? क्या उसकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की स्टोरी थी, या उसके पीछे फेलियर, सैक्रिफाइस और कुछ ऐसे डिसीजन भी थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। उनके बचपन से लेकर इसरो और DRDO के मिशन तक, पोखरण 2 से राष्ट्रपति भवन तक, और उसकी आखिरी सांस तक। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान के जिसने इंडिया को सिर्फ पावरफुल नहीं बनाया बल्कि हर यंग माइंड में एक यकीन दिलाया। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उसका घर बहुत सिंपल था। उनके फादर जैनुल आबिदीन एक बोट ओनर थे जो लोकल लोगों और यात्रियों को ले जाने का काम करते थे। उसकी माँ आसियम्मा एक होम मेकर थी। घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वैल्यूज की कभी कमी नहीं थी। बचपन से ही कलाम को डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क सिखाया गया। उसके फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी थी। वो कलाम को हमेशा सिखाते थे कि इंसान की असली पहचान उसके कैरेक्टर से होती है, ना कि उसके पैसों से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब रामेश्वरम में भी उसका असर दिखने लगा। इसी दौरान छोटे अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए न्यूज़पेपर बांटने का काम शुरू किया। सुबह स्कूल जाने से पहले वो रेलवे स्टेशन से न्यूज़पेपर कलेक्ट करके उन्हें पूरे टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इतनी छोटी सी एज में ही उन्होंने समझ लिया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। स्कूल में कलाम एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। वो बहुत क्यूरियस थे। उन्हें हर चीज का रीजन जानना होता था। बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, एरोप्लेन हवा कैसे उसे टिका कर रखती है। साइंस के ऐसे सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। उसकी लाइफ में एक टीचर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर। वो साइंस के टीचर थे। एक दिन उन्होंने क्लासरूम में बर्ड्स के फ्लाइट के बारे में पढ़ाया। जब स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अगले दिन वो सभी को समुद्र के किनारे ले गए और रियल बर्ड्स की फ्लाइट को दिखाकर कॉन्सेप्ट समझाया। उसी दिन अब्दुल कलाम के अंदर एक नया सपना पैदा हुआ, एक दिन एयरक्राफ्ट और रॉकेट के साथ काम करने का। स्कूल कंप्लीट करने के बाद कलाम ने तिरुपल्ली के ST जोसेफ कॉलेज ट्राइकी से फिजिक्स पढ़ी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें लगा कि उसकी असली इंटरेस्ट फिजिक्स नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में है। इसलिए उन्होंने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था। MIT की फीस उसके परिवार के लिए बहुत महंगी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तब उसकी बहन आसिम जोहरा ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर उसकी फीस भरने में मदद की। ये सेक्रीफाइस अब्दुल कलाम कभी नहीं भूल पाए। MIT में भी शुरुआत आसान नहीं थी। एक प्रोजेक्ट के दौरान उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो सकती है। कलाम ने लगातार दिन रात मेहनत कर डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया।
इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें प्रेशर में काम करने का और इम्पॉसिबल लगने वाले टारगेट को अचीव करने सिखाया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया। ये उनका बचपन का सपना था, लेकिन फाइनल मेरिट में वो कुछ नंबर से सिलेक्ट नहीं हो पाए। वो सिर्फ कुछ पोजीशन से ही पीछे रह गए। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में से एक थे, लेकिन शायद जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन ना होना अब्दुल कलाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बाद में वो खुद लिखते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। ये फेलियर ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। 1958 में अब्दुल कलाम ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने एक छोटे से हाईक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उसकी असली पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसका सपना आसमान को छूने का था, सिर्फ मशीन बनाना नहीं। 1969 में उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेजा गया। यहीं से उसकी असली साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई। इसरो में अब्दुल कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिया का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करना, ताकि हमारा देश किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड न रहे। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला लॉन्च हुआ। पूरी टीम को उम्मीद थी कि मिशन सक्सेसफुल होगा। काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ ही मिनट बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिशन फेल हो गया। रॉकेट अपनी प्लान ऑर्बिट तक कभी पहुंच ही नहीं सका। ये फेलियर पूरे देश के सामने हुआ था। मीडिया में सवाल उठने लगे, करोड़ ऑफ रुपए के प्रोजेक्ट का क्रिटिसिज्म होने लगा। टीम के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। उस वक्त इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने एक ऐसा लीडरशिप लेसन दिया जो अब्दुल कलाम कभी नहीं भूल पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और अपनी टीम को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगला लॉन्च सक्सेसफुल होगा। एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को वही टीम दोबारा लॉन्च पर खड़ी थे। इस बार SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक सक्सेसफुली लॉन्च ही नहीं था, ये वो पल था जब इंडिया उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। इस पर सतीश धवन ने मीडिया के सामने खुद नहीं आए। उन्होंने अब्दुल कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा और सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दिया। इस इंसिडेंट ने अब्दुल कलाम को लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रिंसिपल सिखाया। फेलियर का ब्लेम लीडर लेता है और सक्सेस का क्रेडिट पूरी टीम को दिया जाता है। 1982 में अब्दुल कलाम दोबारा DRDO लौट आए। इस बार उनके कंधों पर एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का लीडरशिप दिया गया। इस एम्बिशियस प्रोग्राम का गोल था इंडिया को इंडिजियस मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलेवेंट बनाना। इस प्रोग्राम के अंडर पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे मिसाइल सिस्टम डेवलप किए जाए और हर प्रोजेक्ट के अपने टेक्निकल चैलेंजेस थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नई पहचान बनाने लगा। मीडिया ने अब्दुल कलाम को एक नया नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ मिसाइल की कहानी नहीं थी। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस को नहीं बल्कि पूरे देश को डेवलपमेंट को मजबूत बनाती है। अब अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो इंडिया के एक साइंटिफिक फ्यूचर का चेहरा बन चुके थे। 90s के दौरान दुनिया का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पावर अब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे हिस्सा बनी हुई थी। इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या देश अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ओपनली डेमोन्स्ट्रेट करेगा? इसी बैकग्राउंड में 1998 में शुरू हुआ ऑपरेशन शक्ति, जिसे आज हम पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी कुछ टॉप ऑफिशियल और साइंटिस्ट के अलावा कोई नहीं जानता था। सैटेलाइट सर्विलेंस या एडवांस सैटेलाइट कैमरा से बचने के लिए साइंटिस्ट आम कपड़ों में ट्रैवल करते थे। इक्विपमेंट को भी बहुत केयरफुली मूव किया गया और पूरी प्लानिंग एक्सट्रीमली सीक्रेटली के साथ की गई। ऑपरेशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO से जुड़े हुए थे, उसने साइंटिफिकली कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। साथ ही डॉक्टर R चिदम्बरम और कई अन्य साइंटिस्ट ने भी इस मिशन में बहुत अहम जिम्मेदारी संभाली। ये किसी एक इंसान की है नहीं, बल्कि पूरी साइंटिफिक और डिफेंस टीम की अचीवमेंट थी। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में पहले न्यूक्लियर टेस्ट सफलता के साथ किए गए। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को और टेस्ट हुए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया
कि इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर टिक गई। कई देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, जबकि कुछ एक्सपर्ट ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजन को सपोर्ट भी किया। इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट शुरू हो गए, लेकिन इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को सॉवरेन डिसीजन बनाया। इंडिया के अंदर अब्दुल कलाम की इमेज और भी मजबूत हो गई। इंडिया उन्हें पहले से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगा था और अब वो देश के सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट में शामिल हो चुके थे। लेकिन पॉपुलरिटी के बावजूद उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं बदली है। ना उसके पास कोई लग्जरी शौक था, ना ही पावर का घमंड। उसकी पहचान अब भी सिंपल कपड़े और विनम्र स्वभाव और स्टूडेंट के साथ घूमने की थी। 2002 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और भारत के 11th प्रेसिडेंट बने। बहुत लोगों के लिए एक अपराइजिंग मोमेंट था। पहली बार एक ऐसा साइंटिस्ट राष्ट्रपति भवन पहुंचा रहा था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं था। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज नहीं बदली। वो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट से मिलते थे, उन्हीं के सवालों का जवाब देते थे, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उन्हें एक नया नाम मिला, द पीपल्स प्रेसिडेंट। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं था, वो इस देश के यूथ से सीधा कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म मानते थे। लेकिन उसका असली मिशन था हर इंडियन स्टूडेंट के अंदर एक साइंटिस्ट, इनोवेटर और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को जगाना, और इस मिशन ने उन्हें बाकी प्रेसिडेंट से अलग बना दिया। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग, ये वही जगह है जहां से हमने इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत की थी। 83 साल की एज में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिटायरमेंट की लाइफ नहीं जी रहे थे। ना उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी छोड़ी थी और ना ही स्टूडेंट को इंस्पायर करना। उनका मानना था कि टीचर होना उसकी सबसे बड़ी पहचान है। 27 जुलाई 2015 को भारत ने अपना एक महान साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर और सबसे बढ़कर एक टीचर खो दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास बहुत से अवार्ड थे, लेकिन उसका मानना था कि टीचर होना ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।